भाई बहनों नमस्कार। मैं नंदलाल भारती उपस्थित हूँ लेकर एक कहानी। और यह कहानी गांव के परिप्रेक्ष्य में है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि आज भी बहुत से गांव ऐसे हैं जो विकास से बहुत दूर पड़े हुए हैं, जहां आज भी विषमता, जातिवाद, भय, भूख, गरीबी, अस्पृश्यता और बहुत सारी अन्य सामाजिक बीमारियां सुरसा की तरह डरा रही हैं और खासकर शोषित लोग आज भी उत्पीड़ित हैं। तो आइए सुनते हैं कहानी दास्ताने गांव। शोषितों, कमजोर तबके के पिछड़ेपन की जिक्र का यदा कदा सुनाई पड़ जाती है। गरीबी, जातिवाद और भूमिहीनता के रिश्ते जख्म में तड़प रहे वंचितों का दर्द सत्ताधीशों के कानों को नहीं खुजला पाया है आज तक। मई और जून के महीनों को छोड़कर सभी महीने खेत अपनी सौंदर्य पर इतराते हैं। जोत की जमीनों एवं अन्य जमीनों पर सबल वर्ग का एकाधिकार है। अधिकतर शोषित वंचित वर्ग भूमिहीन खेतिहर मजदूर है। जमींदारों के खेत में खून पसीना करके बहाना वंचितों का पेशा है। मिल कारखानों का अकाल सा पड़ा हुआ है। नतीजन अधिकतर वंचित शोषित समाज के लोग मुर्दाखोर जमींदारों की हवेली में या खेत खलिहान तक हाड़ फोड़ने को मजबूर हैं। गरीबी के प्रेत का इतना आतंक है कि बच्चे 8वीं 10वीं के आगे पढ़ाई कर ही नहीं पाते हैं। आज़ादी के इतने दशकों के बाद भी गांव की चौखट तक तरक्की नहीं पहुंच पाई है। भले ही सरकार आवंटन का ढिढोरा पीट रही हो, पर इस गांव चौकी में आवंटन नहीं हो सका है। गांव समाज की जमीन शोषक समाज के कब्जे में है। गांव के शोषित मेहनत मजदूरी के बल पर जिंदा मात्र है। दुर्भाग्य की यह गांव प्रजातंत्र की नाक के नीचे तरक्की से कोसों दूर है। शोषण, गरीबी, सामाजिक बुराइयों की मुट्ठी भर आग में तड़प तड़प कर जीवन बिताने को मजबूर है। गांव के शोषितों में सहनशीलता और हार्डफो मेहनत कूट कूट कर भरी हुई है। यही मेहनत की थाती इन्हें जिंदा रखे हुए है। शोषित वर्ग गरीबी, अशिक्षा की बीमारी, नशाखोरी के चंगुल में पूरी तरह फंसा हुआ है। कुछ 10वीं जमात तक पढ़े लड़के दूर शहर के कल कारखानों में काम करने लगे हैं। कमाई तो उन्हें अधिक नहीं हो पाती, पर शहर में मिल रही इज्जत उन्हें ज्यादा रास आने लगी है। वहीं जमींदारों के खेत में काम करने वालों को तो इज्जत दूर, अछूत कहकर दुदकार दिया जाता है। गांव के शोषित वर्ग के मजदूर जमींदारों के क्या,
कोई दूसरी भी बड़ी जाति के बर्तन नहीं छू सकते। गांव के शोषित वर्ग गरीबी से इतने जकड़े हुए हैं कि बच्चों के 8वीं क्लास तक जाते जाते हार जाते हैं। नतीजतन बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है। वह भी माँ बाप के साथ जमींदारों के खेत में हाड़ फोड़ना शुरू कर देते हैं। गिने चुने पढ़े लिखे बेरोजगारी का अभिशाप झेलने को भी मजबूर हो जाते हैं। उनके माँ बाप कूड़ते रहते हैं। माँ बाप के बढ़ते बोझ को देखकर ऐसे गरीब भूमिहीन खेतिहर मजदूर माँ बाप के लड़कों के सपने मर जाते हैं और वे भी 2 जून की रोटी के लिए मालिकों के खेत में हाड़ फोड़ने लगते हैं। दूसरे उनके पास कोई चारा भी तो नहीं होता। राजनेताओं मंत्रियों के आश्वासन से तो थोथा चना बाजे घना को ही चरितार्थ कर रहे हैं। चुनाव के दिनों में मंत्री और नेता डेरा डाले रहते हैं, बाकी दिनों में आसपास से निकल जाते हैं, पर गांव की ओर ताकते नहीं। विकास के नाम पर सड़क और बिजली गांव तक दौड़ चुकी हैं। आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं हो सका है। गांव के वंचितों के नाम महकूराम, धनकूराम, दुखीराम, कड़कूराम, महंगूराम, तनकू, जोखन पर दशरथ पुत्र श्री राम से तनिक भी नजदीकी नहीं है। वंचितों के नाम के साथ जुड़ा राम का नाम छोटी जाति का प्रतीक हो गया है। देश को आज़ाद हुए कई दशक तो बीत चुके हैं, पर गांव के वंचितों को न सामाजिक और न ही आर्थिक उत्थान हुआ है। गांव के वंचितों का न तो सामाजिक और न ही आर्थिक उत्थान हुआ है। सामाजिक बुराइयों, जातिवाद, भेदभाव और आर्थिक मुश्किलों के दलदल में वंचित धंसे जा रहे हैं। राजनीतिक चेतना का अलख जगा तो है, पर आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक जागृति अभी कोसों दूर है इस गांव से। गांव से कोसों दूर तक उद्योग धंधे नदारत हैं। गांव और गांव से कोसों दूर तक कोई उद्योग धंधे नहीं है। खेती की जमीन भी नहीं है, जबकि वंचितों की पुश्तैनी धंधा तो खेती बाड़ी ही है। जमीन का मालिकाना हक जमींदारों के पास है। वंचितों के पास आजीविका का कोई साधन नहीं है। पूरी बस्ती के लोग खेतिहर भूमिहीन मजदूर हैं। सरकार भले ही पूरे तरह आवंटन हो गया हो, सरकारी दस्तावेजों में भले ही पूरी तरह आवंटन हो गया हो या ढिढोरा पीटा जा रहा हो, पर इस गांव के वंचितों को आवंटन का लाभ नहीं मिला है। सरकारी एवं गांव समाज की भूमि पर दबंगों का कब्जा है। कहीं घूर के नाम पर, कहीं खलिहान के नाम पर, कहीं हरियाली के नाम पर, कहीं तालाब के नाम पर, तो कहीं कुएं के नाम पर या किसी नाम पर। यदि आवंटन हुआ भी है तो बस खाना पूर्ति हुई है। दबंगों के कब्जे मजबूती से खड़े हैं। गांव में आवश्यक चिकित्सीय सुविधाओं का अभाव है। गांव आवश्यक चिकित्सीय सुविधाओं से वंचित है। खेत मालिक और
पैसे वाले तो शहर जाकर इलाज करवा लेते हैं, परंतु गरीब, शोषित, वंचित नीम हकीमों के जाल में और ओझाई सुखाई के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। बदलते वक्त में भी चौकी गांव के वंचितों का उद्धार नहीं हुआ है। आज़ादी के बाद पहली बार इस गांव का प्रधान वंचित समुदाय का तो बना है, पर वह भी दबंगों का गोबर उठाने में अपनी शान समझता है। वंचित आवंटन की बात करते हैं तो कहता है आवंटन तो हो गया है, 3 भूमिहीनों को 2-2 बिस्सा जमीन मिली है, कई एकड़ जमीन दबंगों के कब्जे में है। इतनी जमीन में तो गांव के 2500 परिवार के पास इतना खेत हो जाए कि सभी कमा खा लें, पर प्रधान तो उल्टे डांट देता है, यह कहकर कि कहाँ जमीन खाली है। आवंटन का लाभ चाहने वाले जमीन बताते हैं तो वह कहता है कि फला बाबू का कब्जा है, कौन जाएगा रार लेने। पानी में रहकर अजगर से कौन करेगा बैर, कौन लेगा बैर। कब होगा आवंटन, कब कटेगा भूमिहीनता का अभिशाप। बेचारे वंचित बाट जोह रहे हैं तरक्की की, तुरंत उनकी चौखट तक पहुंचने की कामना तो की जा सकती है, पर तरक्की अभी भी इस गांव से बहुत दूर है। हाँ, राजनीति की घुसपैठ जरूर हो चुकी है, पर चालाक किस्म के लोग इनका भरपूर फायदा उठा लेते हैं। शोषित वंचित मुंह ताकते रह जाते हैं। जातिवाद, भेदभाव, गरीबी और अभाव की वेदना से कराहते हुए वर्तमान समय में शोषितों की बस्ती के कुएं का पानी आज भी अपवित्र है। वंचित लोग तनिक तनिक बातों में लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। हुक्का पानी बंद होना आम बात होती है। राजनीति की बिसात पर भी वंचित समुदाय तरक्की से दूर फेंका जा चुका है। हाँ, इंच इंच भर जमीन के लिए इनकी अगुवाई करने वाले चतुर लोग लड़ाते रहते हैं अपना उल्लू सीधा करने के लिए। कई बार तो ये भोले लोग अपना भारी नुकसान कर बैठते हैं। जन जागरण की बयार गांव से काफी दूर है। सदियों से सताए गए लोगों की बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। शोषित लोग आंसू में रूखी सूखी रोटी गीला कर बसर करने को विवश हैं। गांव के अधिकतर शोषित लोग अपने पिछड़ेपन का दोष रूढ़िवादी व्यवस्था को देते हैं, जिसकी कोख से ही सारी मुश्किलें, चाहे छुआछूत हो, निरक्षरता हो, गरीबी हो या कोई अन्य तरक्की की बाधाएं। शोषित भूमिहीन खेतिहर मजदूर किसी कृषि विशेषज्ञ से कम नहीं हैं, परंतु वे अपने ज्ञान का उपयोग खेत मालिकों के लिए करते हैं। हाड़ फोड़ मेहनत और माथे झुर्रियों के बदले मिलती है बस अभाव भरी जिंदगी। यदि इन मजदूरों के पास कुछ जोत की जमीन होती तो ये लोग अच्छी पैदावार लेकर अपने परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह से कर सकते हैं। सरकारी कानून होने के बाद भी पूरी तरह से आवंटन का लाभ गांव के भूमिहीनों को तो नहीं मिल पाया है। इस तरह की लीपापोती शोषितों की जड़ खोदने पर लगी हुई है।
गांव के शोषितों को देखकर उनकी बेबसी पर गांव के शोषितों को देखकर उनकी बेबसी का अंदाजा लगाया जा सकता है। सरकारी सुविधाओं के लाभ से शोषित समाज वंचित है। चुनाव आते ही सारी पार्टियां बड़े बड़े वादे करती हैं इनके कल्याण का, पर चुनाव जीतते ही सब भूल जाते हैं। सरकार लाख आरक्षण की ढोल पीटे, पर इस बस्ती का शायद ही कोई आदमी सरकारी नौकरी पाया हो, सरकारी नौकरी में हो। पढ़े लिखे शोषित युवक चारों ओर से निराश लौट आते हैं। नौकरी पाने के लिए जरूरी योग्यता के बाद भी नौकरी नहीं मिल पाती है, क्योंकि इनकी इतनी पहुंच भी नहीं होती है और इनका खिस्सा भी तो तार तार होता है। प्राइवेट क्षेत्र इस वर्ग को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार मुहैया करा दें तो यह वर्ग भी चैन का जीवन जी सकता है, पर प्राइवेट क्षेत्र में भी इनकी पहुंच सुनिश्चित हो तब ना। आज भी तो कई क्षेत्र हैं ऐसे हैं जहां जात के नाम पर प्रवेश वर्जित है। सामाजिक उत्थान के लिए काम कर रही स्वयं सेवी संस्थाएं शोषितों के लिए आशा की किरण साबित हो सकती हैं, पर संस्थाएं जाति भेद से ऊपर उठकर काम करें तब न। देश के दूसरे प्रतिभावानों की तरह इस बस्ती के शोषितों में भी प्रतिभाएं छिपी हुई हैं, पर कोई निखारने वाला नहीं मिल रहा है। दबंग लोग तो दुत्कार के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते, उन्हें तो बस अपने एकाधिकार से मतलब है। दबंग लोग अपना हित शोषितों के शोषण में सुरक्षित पाते हैं। विज्ञान के इस युग में दुनिया जातिवाद की बुराई जान चुकी है, इसके बाद भी जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। धर्म के ठेकेदार भी अपना सिंहासन इसी में सुरक्षित देखते हैं। देश का संविधान बदलने की साजिश तो रची जा रही है। रूढ़िवादी व्यवस्था में बदलाव की कोई बात नहीं उठा रहा, जबकि जातिवाद की महामारी ने तो आदमी को खंड खंड कर दिया है। सामाजिक समानता दम तोड़ चुकी है। जातिवाद का बिस्तर फुफकार रहा है। काश जातिवाद का विषधर खत्म हो जाता तो गांव की ही नहीं पूरे देश में समानता का साम्राज्य स्थापित हो जाता और देश यकीनन विकास के रास्ते सरपट दौड़ पड़ता। शोषित समाज को सम्मान से जीने का हक मिल जाता, वह भी चहुमुखी विकास की धारा से जुड़ पाता। काश ऐसा हो जाता। जीवन बाबू तो मैं इतना खुश होता जितना पंख विहीन पंछी पंख पाने पर होता। जीवन बाबू कहते हुए माथा ठोकने लगे। जीवन बाबू ठीक कह रहे हो दीनू दादा। मूलभूत अधिकार की रक्षा के लिए हमें खुद के बलिदान के लिए तैयार होना होगा, तभी विषमता की अग्नि शांत हो सकेगी। दीनू दादा चिंतारत अपने पिछले दिनों में झांकते हुए दीनू दादा बोले, सामाजिक समानता और न्याय के लिए हमें एक होकर उठ खड़ा होना होगा, तभी अधिकार की जंग जीत सकेंगे, समानता मिल सकेगी
और हम तरक्की के राह चल पाएंगे। जीवन बाबू अपने सपनों में खोए हुए कल के सपनों में लीन समानतावाद संपन्न भारतीय परिवेश की कामना करते हुए जीवन बाबू पुनः बोले, बदलते युग की मांग है, चलो सभी शोषित वंचित जंग का ऐलान करें ताकि शोषित मुर्दाखोरों के चंगुल से छूट सकें और विकास की मुख्य धारा से जुड़ सकें। भाइयों बहनों, यह कहानी आपको कैसी लगी अवश्य बताएं। आज इस वर्तमान युग में भारत में सामाजिक समानता की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जिस दिन देश में सामाजिक समानता का साम्राज्य हो गया, उस दिन देश यकीनन सामाजिक ही नहीं आर्थिक विकास की दौड़ में बहुत आगे होगा और जिसकी देश को, समाज को, आज के युवा को जरूरत है। सामाजिक समानता हर आदमी का जन्म सिद्ध अधिकार होना चाहिए, जिसका इस भारतीय रूढ़िवादी व्यवस्था में अभाव सा है। भाइयों बहनों, आप अपने कमेंट जरूर दें, सुझाव दें, मेरे चैनल को शेयर करें, फॉलो करें। फिर किसी अन्य नई कहानी, कविता के साथ उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।